हेलो एवरीवन। तो आज जो हम लेके आए हैं एक बुक रीडिंग। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब कभी टफ़ टाइम आता है तो सब लोग हमें ये बोलते हैं कि आप फॉरगिव कीजिए, मतलब छोड़िए चीज़ों को, इतना ज़्यादा दिमाग में रखने से फ़ायदा नहीं है। या कभी कभी जब आपको बहुत ज़्यादा किसी पे गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा आपको ये लगता है इरिटेशन हो रही है किसी आदमी से, तो आपको लगता है कि मैं इसका क्या करूं, मैं इस गुस्से का क्या करूं, सब चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है अगर आप सपोज़ कीजिए किसी ऐसी कंडीशन में ट्रैप हैं जिसमें आपको ये लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल लोड हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा एंगर आ रहा है और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि मेरे को छोड़ देनी चाहिए, लेकिन बड़ा टफ प्रोसेस है, तो उसके लिए आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। बुक ओशो की है, फॉरगिवनेस। और ये जब मैंने टाइटल पढ़ा, दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि फॉरगिवनेस द स्ट्रेंथ लाइज इन एंगर। इसका कोरिलेशन है बेसिकली कि अगर आप गुस्सा नहीं हो सकते ना तो आप किसी को माफ़ भी नहीं कर सकते। अगर आप किसी से गुस्सा होंगे तभी तो आप किसी को माफ़ करेंगे। तो उसी सब्जेक्ट को लेके इन्होंने बहुत पूरी एक अंडरस्टैंडिंग दी है, एक समझने के लिए टॉपिक दिया है कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड योर एंगर, और उसको कैसे समझें और उसके क्या अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उन पे आप कैसे काम कर सकते हैं। थोड़ा सा कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने, यानी पढ़ के बताने की, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले कि हाँ इस बुक में है क्या। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो दैट इज़ लाइक आपको 5 चैप्टर अलग अलग तरीके से मिलेंगे इसमें। जब सबसे पहले तो एक अंडरस्टैंडिंग जो टाइटल है उसको एलोबरेट किया है ओशो ने कि एंगर क्या है और फॉरगिवनेस क्या है और इनके बीच में कोरिलेशन क्या है। और फिर डिफरेंट स्कूल थिंकिंग के बारे में, जैसे आपका गिल्ट है कि चाहे रिलीजियस प्रैक्टिस या बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने क्वांटर चेक किया है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे एक अलग एस्पेक्ट है जो ताओ ऑफ लेटिंग गो, जो ताओइज़्म है उसको एलोबरेट किया है कि लेटिंग गो कैसे किया जा सकता है। और लास्ट वाला जो है कास्टिंग द फर्स्ट स्टोन, यानी कैसे आप अपनी कॉन्शियसनेस को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को फॉरगिव कर सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा एक मैं एलोब्रेशन आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहले क्या लिखा है। कि ओशो ने लिखा है सबसे पहले कि फॉरगिवनेस जो है दैट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ बिकमिंग अवेयर, ऑफ टेकिंग स्पेस, ऑफ रियलाइजिंग दैट nourishing hurt feeling, revenge harms and no one more than oneself। तो आप कभी अगर किसी आदमी को हर्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब अगर आप किसी से गुस्सा है तो यू वांट टू हर्ट हिम, और उससे पार पाके जब आप उस पर कंट्रोल करके आप उनको फॉरगिव करते हैं, दैट इज़ द रियल, यू कैन से, आपका जो वो एस्पेक्ट ही बेसिकली फॉरगिवनेस पे लेके जाता है आपको, यानी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस पे लेके जाता है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अवेयरनेस। अब इन्होंने बोला कि जिस जैसे सपोज कीजिए ट्रिगर कैसे होता है, अगर आप फॉरगिव करना चाहते हैं दैट विल स्टार्ट फ्रॉम एंगर। बिना एंगर के तो कुछ चीज़ ट्रिगर नहीं हो सकती। तो एक बहुत अच्छा एलोब्रेशन है जो आपको इंट्रोडक्शन में मिलेगा। और उसके बाद इन्होंने एक और एस्पेक्ट लिखा है जो मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों को देखना चाहिए। ए मेडिटेटर इज़ नाइदर ए मैन नोर ए वुमन बिकॉज मेडिटेशन हैज़ नथिंग टू डू विद योर बॉडी। तो एंड नाइदर डज इट हैव एनीथिंग टू डू योर माइंड। इन मेडिटेशन यू आर सिंपली एंड प्योरली कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस इज़ नाइदर मेल और फीमेल। तो जब आप मेडिटेशन की बात करते हैं या फिर इन सब एस्पेक्ट की बात करते हैं जिसमें आपको कुछ समझने का मौका मिलता है या ठहरने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है उसमें आपकी बहुत सारे एस्पेक्ट जब आते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होते कि वीमेंस के लिए ऐसा लिखा है या उस क्या कहते हैं मैन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है बहुत सारी चीज़ों में, आइडियोलॉजी में बहुत सारी, तो आपको ये एस्पेक्ट को मुझे लगता है दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। दूसरी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है जो आई थिंक पेज नंबर 2 पे है, और दैट इज़ वेरी नाइस, कि जो आप बोलते हैं ना कि
मैंने कुछ भी बुरा किया, यानी मेरे मेरे को कुछ बुरा करने का, गुस्सा आने का, या बहुत सारी चीज़ें हैं, और अंदर क्या होता है कि आप एक बुरा इंसान बैठा होता है, यानी आपका क्या होता है कि आपका जो डार्क एरिया, मतलब जिसमें आप कुछ बुरा करने की सोचते हैं, मतलब बुरा करने का मतलब दैट इज़ अ नेगेटिव साइड ऑफ यू, जो हर समय आपके साथ रहती है, तो हर समय वो बुरा आदमी बैठा रहता है। तो इसमें बहुत अच्छी एक लाइन लिखी हुई है कि ए बैड पर्सन इन ट्राइंग टू बिकम गुड कैन फॉरगेट दैट ही इज़ अ बैड मैन, ही वॉन्ट्स टू फॉरगेट दैट ही इज़ अ बैड मैन और बैड पर्सन, दिस इज़ द वे ऑल सच पीपल क्लिंग टू गुड आइडियल्स। तो जो बुरे इंसान, जैसे सपोज़ कीजिए अगर आप कुछ ऐसे काम में हैं जिसमें आप कुछ बुरा कर रहे हैं, तो आपकी आइडियोलॉजी या इनहेरेंटली जो आपकी आइडियोलॉजी ऐसा होगा कि आप बहुत आइडियल लोगों को लेके चलते हैं। लेकिन जब आप कभी किसी आइडियल आदमी को लेके चलते हैं, हो सकता है जो अंदर आपका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है या बुरा इंसान है, उसको आप धीरे धीरे भूलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये तो मैं नहीं हूँ, और बेसिकली जो आइडियल आदमी मैं उसी तरीके से हूँ या उसी तरीके से बनना चाहता हूँ। तो अगर आप सपोज़ कीजिए बहुत बड़े आइडियल आदमी के बारे में सोच रहे हैं, तो यू शुड ऑल्सो इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ कि आप बेसिकली कर क्या रहे हैं। यानी अगर सपोज़ कीजिए आप ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं कि मैं इस तरीके से बहुत आइडियल आदमी को फॉलो करूं, तो आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा एस्पेक्ट है उसका। और एक और बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने पेज फोल्ड करके रखा हुआ था, कि ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना, यू गिव एक्सप्लेनेशन व्हेन ओनली व्हेन यू हैव टू हाइड समथिंग। तो जब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना, मतलब आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका एलोबरेशन बहुत अच्छा है। और इसमें एक चीज़ हो रहा है कि आपका एक और फैक्ट इसमें दिया है कि बिगेस्ट फियर या बेसिक फियर इज़ नॉट फियर, डर नहीं है। तो बेसिक फियर इज द फियर ऑफ फियर। फियर होना या फियर का जो एस्पेक्ट है, दैट इज बेसिकली अ बिगेस्ट फियर। नो वन शुड नो दैट आई एम अफ्रेड, नो वन शुड नो दैट आई एम कावर्ड, बट एवरीबडी इज कावर्ड इन a न्यू सिचुएशन, एंड इन न्यू सिचुएशन टू बी ब्रेव विल बी फुलिश। आपको लगता है ना कि पागलों की तरह कूद पड़े पूरे झंझट में, तो बेसिकली दैट टाइम यू नीड टू हैव ए थिंक कि कोई आदमी अगर कुछ अलग कर रहा है और आप उसको बोल रहे हैं कि बिना दम में जद्दोजहद में फंसा हुआ है, क्या कर रहा है, क्यों अपनी लाइफ को यानी परेशान और दिक्कतों से भर रहा है। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि हो सकता है अब आप जो आपका डर है ना, आप दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। देन इन सेकंड चैप्टर दैट इज़ गिल्ट, सिन एंड रेपिटेंस, इसको आपको एक एंगल मिलेगा रिलीजियस बिलीफ में देखने के लिए कि आप बोलते हैं ना कि पाप और ये सब चीज़ें किस तरीके से, तो उसका एलोब्रेशन आपको इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा कि आप किस तरीके से इन सब एस्पेक्ट को देख सकते हैं। रिकमेंडेशन नहीं है, बस देख सकते हैं। यू नीड टू क्लींजिंग योर माइंड के समझने की कोशिश है आप कैसे करें। फिर उसके बाद जो मेरे को इसमें बहुत अच्छी चीज़ लगी, दैट इज़ बेसिकली हम लोगों को एक जो एस्पेक्ट आता है कि क्या होता है कि हमारा एक साइकिल है, दैट इज़ पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड। तो ये जो PAC वाला ट्राइंगल है, इसमें ही हम जूझते रहते हैं कि कभी क्या होता है कि हम पेरेंट्स होते हैं, कभी होता है हम चाइल्ड होते हैं, कभी हम क्या कहते हैं चिल्ड्रन होते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम लोग हर समय सोचते रहते हैं, या तो जब सिचुएशन आएगी और बच्चे आपके बारे में नहीं समझेंगे या आपको नहीं समझेंगे, तो आप पेरेंट की यानी रोल में रहते हैं, तो आपको बेसिकली बच्चों के रोल में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि उनकी मनोदशा या फिर उनकी मानसिक स्थिति किस तरीके की, क्यों वो ऐसा सोच रहे हैं। या अगर आप पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा वो किस वजह से ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसमें PAC का एलोब्रेशन है, बहुत अच्छा है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू प्लेस योर सेल्फ इन बिटवीन, ताकि आप हर किसी रोल को एक जस्टिस दे सकें। फिर इसके बाद दैट इज़ वेरी गुड एस्पेक्ट जो है आपका ताओ ऑफ लेटिंग गो। यानी क्या होता है ना कि हमें लगता है कि अच्छा न्यूज़ देखी है, आपको पता है, आपको मेमोरी कितनी शार्प है, पुरानी बहुत सारी चीज़ें पता है,
इसने उस कॉन्टेक्स्ट को चैलेंज किया है। और ये तो बहुत बहुत यानी पुराने एस्पेक्ट हैं, जब लोग पहले सोचते थे, लेकिन उन्होंने उस बारे में सोचा कि जैसे जैसे आपकी मेमोरी का लोड बढ़ता है तो इसका मतलब आपका लगेज बढ़ता है, और जैसे जैसे आपका लगेज बढ़ता है तो वैसे वैसे क्या होता है कि आपकी आपकी यानी यू आर बेसिकली जजमेंटल। मतलब क्या होता है कि जब आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, तो आप फ्यूचर को डिसाइड वैसे ही करते हैं जैसे पास्ट के पैरामीटर हैं। जैसे पास्ट बहुत बेकार रहा तो आप हर समय ये सोचते हैं कि फ्यूचर भी आपका बेकार ही होने वाला है, ये बेकार होने वाला है, वो बेकार होने वाला है। अगर पास्ट अच्छा हुआ है तो आप फ्यूचर के बारे में भी ये सोचेंगे यही अच्छा घटित हो। लेकिन चीज़ें आपके हिसाब से तो चलती नहीं है। तो जो करंट है, बिकॉज ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर, आपका जो करंट है बेसिकली दैट इज़ सफरिंग। मतलब आप अपने करंट के बारे में सोच रहे हैं, जो इन्जॉय आप कर सकते हैं उस इन्जॉयमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर आप कुछ अपने को क्या कहते हैं बहुत अच्छा कुछ ज्ञान दे सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में नहीं सोच सकते। तो इसमें एक एक्सपेक्ट है, नो माइंड ऑफ योर ओन। ड्रॉपिंग मेमोरी मीन्स ड्रॉपिंग द माइंड, ड्रॉपिंग द माइंड मीन्स ड्रॉपिंग द होल वर्ल्ड। और जब आप बेसिकली माइंड को छोड़ते हैं देन यू आर बेसिकली गोइंग टू एम्प्टीनेस। यानी धीरे 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 क्या होगा, दैट इज़ बेसिकली आप जो आपका डिटैचमेंट है दैट इज़ ऑल्सो स्टार्ट ग्रोइंग। और उससे क्या होगा, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इशू। क्या होता है कि जब भी आप मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, अपनी सेल्फ ग्रास्पिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस एस्पेक्ट को मैं एक और बुक पढ़ रहा हूँ, दैट इज़ वेरी नाइस बुक। उसमें आपको एलोब्रेट करके देखेंगे कि जो ब्रेन है ना उसके 3 लेयर, एंड हाउ ब्रेन इज़ प्लेइंग इज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ माइंड एस्पेक्ट इज़ ऑल्सो रिलेट विद इट। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और जो क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग है उसमें कितना को रिलेशन है। हम जब सोचते हैं कि जब आप सोचते हैं ना मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ऐसा नहीं है। आपका जो इमोशनल माइंड है या इमोशनल ब्रेन है दैट इज़ टू मच सप्रेसिंग योर एनालिटिकल माइंड। क्यों, आपको रुकने का मौका नहीं मिला, आपको थमने का मौका नहीं मिला, सोचने का मौका नहीं मिला। तभी तो आपका एनालिटिकल माइंड या प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड एक्टिवेट होगा, क्योंकि आपने उसको रोका ही नहीं है। यू आर कंटिन्यू डूइंग समथिंग। और ये बुक थोड़ा सा आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी देगी बहुत सारी इन सब चीज़ों के लिए, कैसे आप फॉरगिव कर सकते हैं और कैसे बेसिकली कन्फेशन और ये सब चीज़ें आपको रियलाइज़ करवाती हैं, या फिर आपको एक सोर्स देती हैं कि अगर आप बोलें, समझें, किसी को बताएं अपनी प्रॉब्लम्स को, दैट विल हेल्प अ लॉट। मतलब आपका दिल की जो चीज़ें रहती हैं जो अंदर फंस गई हैं वो धीरे 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 निकल जाती हैं। और वो जब आप अपने दिल की बात बोल देते हैं ना, दैट विल बी हेल्प अ लॉट। आप दूसरी चीज़ों के बारे में लगेंगे ना, जब तक अब आप उसी में फंसे हुए ट्रैप हो रखे हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए उसको कहीं तो निकालना पड़ेगा। देन यू नीड टू सर्च ए गुड पर्सन। कहीं अगर आप उसको बता सकते हैं तो दैट इज़ बेटर, यू कैन स्पीक टू योर सेल्फ। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप किसी और से बात कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस बुक। मेरे हिसाब से उन सब लोगों को पढ़नी चाहिए जो बेसिकली काउंटर चेक करना चाहते हैं कि फॉरगिव कैसे किया जा सकता है, या फिर अपने एंगर पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और मुझे लगता है एक डिफरेंट एस्पेक्ट आपको मिलेगा सोचने समझने के लिए। और हो सकता है आपकी डेली लाइफ में जो एक क्योस है, या फिर एक रिग्रेट है, या फिर एक इरिटेशन आपको हो रही है, दैट विल हेल्प इन डेली लाइफ, कि आपको डेली लाइफ में उनका कुछ समाधान मिलेगा कि हाँ मेरे को कहाँ पे चीज़ें छोड़नी चाहिए, कहाँ मैं कैरी ना करूँ। थैंक यू।